हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर आई हूँ। तियनशन एक डिफरेंट वर्ल्ड से आई होती है जहाँ उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। जब वो अर्थ पर आती है तो वो अपने मास्टर को एक औरत के साथ देखती है जो उसके बहुत करीब होती है। जैसे ही मास्टर उस औरत को किस करने लगता है, तियनशन गुस्से से कहती है, मास्टर इतना चीजी बातें करना डिस्गस्टिंग नहीं लगता। मास्टर इस बात को इग्नोर करता है और उस औरत से कहता है, इस बात पर ध्यान मत दो। मगर वो औरत गुस्से में तियनशन की तरफ देखकर कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तियनशन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी सुपरनैचुरल पावर्स यूज करती है और एक जोर का लाइटनिंग स्ट्राइक भेजती है जो उस औरत को इंजर्ड कर देता है। वो औरत गुस्से में आकर वहां से भाग जाती है। मास्टर गुस्से से तियनशन की तरफ देखकर कहता है, ये इस साल की 8वीं लड़की थी जो तुमने भगा दी है। तियनशन कहती है, मास्टर हमारा दिल पूरा होना चाहिए, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। मास्टर कहता है, पावर्स हमें शादी करने या लव करने से मना नहीं करती। मगर तियनशन उसकी बात को काट कर कहती है, लेकिन आप तो मोहब्बत नहीं सिर्फ सेक्स के स्लेव बन चुके हैं, ये बहुत डेंजरस बात है। मास्टर सोचता है, तुम्हारी वजह से मुझे अकेला मरना पड़ेगा, कोई लड़की मेरे करीब नहीं टिकती, मुझे किसी तरह इस लड़की को यहाँ से भेजना होगा। फिर वो एक प्लान बनाता है और कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी फेट के बारे में एक बात समझ आई है, तुम्हारी लाइफ में लव आएगा जो कि तुम्हारे लिए एक कसौटी होगी। तियनशन हैरान होकर कहती है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस कसौटी को पार करना होगा, तभी मैं इनलाइटनमेंट तक पहुंच सकती हूँ। मास्टर कहता है, हाँ, और तुम्हारा ये वक्त अब शुरू होने वाला है। तियनशन डिसीजन लेती है, तो ठीक है, मैं कल सुबह ही ये जगह छोड़कर नीचे वर्ल्ड में जा रही हूँ। मास्टर भी मजाक में कहता है, जितनी जल्दी माउंटेन से नीचे जाओगी उतना अच्छा होगा। इसके बाद हम एक अमीर मैडम को देखते हैं जो बहुत सिक लग रही होती है। उसके सर्वेंट्स उसका सहारा दिए होते हैं क्योंकि वो माउंटेन पर चढ़कर आ रही होती है। ये मैडम कुनलुन सेंट के पास अपने सन के लिए दुआ मांगने आई होती है, मगर इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी वो बेहोश हो जाती है। अचानक तियनशान वहां आ जाती है। सब सर्वेंट्स घबरा जाते हैं और स्क्रीम करने लगते हैं, ये कौन है, मैडम के पास मत जाओ। तियनशान अपनी सुपरनैचुरल पावर्स यूज करती है और पूरी दुनिया को फ्रीज कर देती है। सब सर्वेंट्स वहीं रुक जाते हैं जैसे वक्त थम गया हो। फिर वो मैडम के पास जाती है और अपनी पावर्स से उसे ठीक कर देती है। मैडम धीरे धीरे होश में आती है और हैरानी से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे मत छोड़कर जाओ। तियानशान पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैडम जवाब देती है, मुझे सुना है कि कुनलुन सेंट की दुआओं का असर बहुत होता है, मैं अपने सन के लिए दुआ मांगने आई हूँ। तियनशान धीरे से कहती है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आपके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगी, आपको दुआ मांगने की जरूरत नहीं। फिर वो मैडम की तरफ देखती है और एक और बड़ी बात कह देती है, और वैसे भी कुनलुन सेंट अब इस माउंटेन पर नहीं है। ये कहकर वो हवा में गायब हो जाती है। मैडम जैसे ही होश में आती है अपने सर्वेंट से कहती है, उस लड़की का पीछा करो, मैं इसकी जिंदगी बचाने वाली मेहरबानी का बदला कैसे न दूं। सर्वेंट्स फौरन उसके कहने पर तियनशान को ढूंढने निकल पड़ते हैं, मगर चाहे जितना भी ढूंढें तियनशान कहीं नहीं मिलती। तियनशान एक जगह जाती है जहां उसका डेस्टिन्ड पर्सन होने वाला होता है। ये जगह एक हॉस्पिटल होता है। वहां बेइचेंग बेहोश पड़ा होता है, जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा होता है। बेइचेंग का नेफ्यू उसकी बेहोश बॉडी की तरफ देखता है और कहता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम इतने अच्छे हो कि मेरी राह का कांटा बन गए। ये सब कुछ तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अब तुम चैन से मर सकते हो। नेफ्यू बेइचेंग के मुंह पर पिलो रखकर उसे मारने लगता है। लेकिन उस वक्त तियांश हॉस्पिटल के रूम में तेज हवाओं के साथ एंटर होती है। वो आंख भर के बेइचेंग के स्टेप ब्रदर को देखती है, फिर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर मारती है। स्टेप ब्रदर का सिर पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके साथ जो गुंडे होते हैं वो भी तियनशन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सिर्फ अपना हाथ हिलाती है और एक तेज हवा का झटका सबको हवा में उछाल देता है। रूम का माहौल एकदम बदल जाता है। सब गुंडे जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं और लू का स्टेप ब्रदर लरजने लगता है। जब तियनशन बेइचेंग की तरफ देखती है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। एक अजीब रोशनी रूम के अंदर फैलने लगती है। वो देखती है कि डेथ स्पिरिट उसे लेने आ चुकी है। वो धीरे धीरे बेइचेंग के जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती है। तियनशन घबराती नहीं। वो समझ जाती है कि अगर बेइचेंग को बचाना है तो उसे अपनी पावर इस्तेमाल करनी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ एक आइडिया यूज करना पड़ेगा। वो धीरे से लू के करीब जाती है और अपना दिल उसके अंदर डालने के लिए उसे किस कर लेती है। एकदम से रोशनी चमकती है। लू के अंदर जान वापस लौट आती है। उसका सांस चलने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। जब लू होश में आता है
तो उसका पहला रिएक्शन शॉक होता है। वो टियनशन को किस करता देख हैरान रह जाता है और जोर से कहता है, तुम मुझे क्यों किस कर रही हो? उसी वक्त बेई चेंग हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होती है। जब वो देखती है कि बेई चेंग जिंदा है तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो टियनशन की तरफ देखती है और कहती है, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी दुनिया को वापस जीता है। फिर वो लू से कहती है, बेटा, टियनशन का शुक्रिया अदा करो, अगर ये न होती तो तुम आज हमारे बीच नहीं होते। मगर लू अकड़ दिखाता है। वो सिर घुमाता है और कहता है, मैं थैंक्स नहीं करूंगा, ये लड़की अजीब लगती है, कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। उसकी मॉम कहती है, मुझे तो अब समझ आया, ये वही लड़की है जिसने मेरी भी जान बचाई थी। बेटा, ये हमारी फैमिली की सबसे बड़ी सेवियर है। फिर वो टियनशन की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, पैसे, घर, जो चाहो बस मांग लो। टियनशन सोचती है, फिर कहती है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, बेई चेंग से शादी। जैसे ही टियनशन ये कहती है, एक और लड़की अंदर आती है। वो कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। तियांश पूछती है, क्यों नहीं? लड़की कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेई चेंग का बच्चा मेरे पेट में है। लू की मॉम शॉक में पूछती है, ये लू का बेबी है? तियांशन एक पल के लिए उस लड़की को देखती है, फिर धीरे से अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है और उसके पेट पर हाथ रख देती है। अचानक से एक पिलो उसके पेट से गिर जाता है। तियांश कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी रूट लाइन वीक है, तुम्हारे अंदर कभी कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक नाटक था। सब लोग उस झूठी लड़की को देखने लगते हैं। वो डरती है, शर्मिंदा होती है और बिना कुछ कहे भाग जाती है। लू की मॉम टियनशान की तरफ देखकर मुस्कुराती है, बेटा, तुम सिर्फ हमारी सेवियर ही नहीं, हमारी फैमिली का पार्ट हो। टियनशान और बेई चेंग शादी के बाद की जंग। टियनशान और बेई चेंग शादी का सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस से बाहर आते हैं। बेई चेंग अब तक यकीन नहीं कर पा रहा होता कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल गई है। टियनशान उसे देखती है और कहती है, तुम्हारी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक श्राप, कर्स है। बेई चेंग हैरान होकर पूछता है, तुम भविष्य भी बता सकती हो? टियनशान गर्व से कहती है, फॉर्चून टेलिंग, फेंग शुई, फॉर्मेशन, फ्लाइंग स्वॉर्ड, मुझे सब कुछ आता है, मैं हर चीज में बेहतरीन हूँ। वह अपनी शक्तियों का जिक्र करती है और कहती है, अगर वैलेंटाइंस डे का जाल ट्रैप न होता तो शायद मैं अब तक आजाद हो चुकी होती। बेई चेंग हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, तो क्या अब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? तियांश झिझकते हुए कहती है, बेई चेंग फिर कहता है, तो मुझे तुम्हारी अलौकिक सुपरनैचुरल शक्तियों से प्यार करना चाहिए या तुम्हारी सनक से? तियनशान इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी एक सेक्रेटरी आता है और कहता है, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर आपकी मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेई चेंग कहता है, ठीक है चलो, लेकिन टियनशान उसे रोकती है और कहती है, पहले व्हील चेयर पर वापस बैठो, अब तलाक नहीं होगा। बेई चेंग इस बात पर चुप हो जाता है। टियनशान अपने हाथों से बेई चेंग की व्हील चेयर को हवा में उड़ाकर कार के पास ले आती है, जिससे वह काफी चौंक जाता है। इसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। टियनशान जब बेई चेंग के साथ ऑफिस पहुंचती है तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सबको लगता है कि बेई चेंग की गर्लफ्रेंड बहुत अजीब है, लेकिन टियनशान ऑफिस के अंदर कुछ और महसूस करती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई बुरी आत्मा, इविल स्पिरिट है, जिसकी वजह से बेई चेंग बीमार हुआ है। जब वह ऑफिस के एक तिजोरी, सेफ के करीब जाती है तो उसे एहसास होता है कि वहां कोई दुष्ट शक्ति मौजूद है। तभी बेई चेंग वहां आ जाता है। टियनशान उससे कहती है, अगर तुम मुझसे न मिले होते तो तुम्हारी कब्र पर 2 मीटर ऊंची घास उग चुकी होती। अब मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ। बेई चेंग गुस्से से कहता है, तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। टियनशान कहती है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम एक ब्लड कर्स का शिकार हो। तुम्हें चोट पहुंचाने वाला सिर्फ तुम्हारी तकदीर नहीं, बल्कि कोई तुम्हारी जान भी लेना चाहता है। तुम कब के मर चुके होते, और जो ये श्राप डाल रहा है वो तुम्हारा अपना भतीजा, नेफ्यू है। टियनशान समझ जाती है कि ऑफिस की तिजोरी में एक बुरी आत्मा रहती है। वहां खड़ा एक सेक्रेटरी कहता है, मैडम, क्या आप कह रही हैं कि बेई चेंग का अपना भतीजा उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? तियांश कहती है, हाँ, ये आम बात है, लेकिन तुम लोग क्यों मानोगे? फिर वह बेई चेंग से कहती है, तुम यहाँ रुको, ये जगह जहां बुरी आत्माएं इकट्ठी होती है तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन बेई चेंग को यकीन नहीं आता। तभी टियनशान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह एक मंत्र बोलती है, स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड अराजकता में है। कुनलुन पवित्र आत्मा, 8 दिशाओं को नियंत्रित करो, पृथ्वी को झकझोरने वाले तलवारबाज, वध करो। एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है और बेई चेंग के पैर अचानक हिलने लगते हैं। वह हैरान होकर कहता है, मैं खड़ा हो गया।
लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि अभी भी श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तियनशान कहती है, फिक्र मत करो, तुम पर बहुत लंबा श्राप था, अब मुझे इस बुरी आत्मा को भी हटाना होगा। जब तियनशान बुरी आत्मा को बुलाती है तो एक डरावनी आवाज आती है। बुरी आत्मा कहती है, तुम मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? ये तो मौत का बुलावा है। लेकिन तियनशान भी तैयार थी। वह गुस्से से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम काला मटर हो या सफेद मटर। अगर तुम बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हें मरा हुआ मशरूम बना दूंगी। तियनशान और बेइचेंग, श्राप, सपने और प्यार की नई शुरुआत। तभी इविल स्पिरिट बेइचेंग पर हमला कर देती है। तियनशान तुरंत उसके सामने आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अचानक वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब तियनशान को होश आता है तो उसका सिर अब भी चकरा रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अभी भी इविल स्पिरिट से लड़ रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, बेइचेंग जल्दी चले जाओ, इसका असली निशाना मैं हूँ। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता जिसे मैं बचाना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम मेरे पति हो। फिर वह कहती है, वैसे भी मैं विंडो नहीं बनना चाहती। इविल स्पिरिट गुस्से से चिल्लाती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब दोनों एक दूसरे पर अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। तियनशान की शक्तियां और इविल स्पिरिट की ताकतें एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इविल स्पिरिट क्रोध से कहती है, ये फेट मैजिक है। आज के जमाने में कितने लोग हैं जो इसे समझ सकते हैं? तुम इस जादू को कभी नहीं तोड़ सकती। लेकिन तियनशान अपनी शक्ति का उपयोग करके इविल स्पिरिट को वहां से भगा देती है। जाते जाते इविल स्पिरिट कहती है, मुझे पता है तुम कौन हो, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी। बेइचेंग का ख्याल। बेइचेंग तियनशान को अपने घर ले जाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। गुस्से में कहती है, गार्ड्स कहाँ हैं? तुम्हें तियनशान की रक्षा करनी चाहिए थी। उधर तियनशान एक सपना देख रही होती है। सपने में वह किसी और दुनिया में होती है जहाँ वह बेइचेंग के साथ होती है। तियनशान कहती है, बेइचेंग, सिर्फ जेड डीमन के अलावा ये दुनिया बिल्कुल साफ है। बेइचेंग उसकी तरफ देखते हुए जवाब देता है, ठीक है, जब हम जेड डीमन को खत्म कर देंगे तो इस दुनिया में न लालच रहेगा न लड़ाइयाँ। फिर तुम मेरे साथ माउंटेन्स में चलोगी? तियनशान मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, जब हम जेड डीमन को खत्म कर लेंगे तो तुम पहले मुझसे शादी करोगे। तियनशान की नई सोच। जैसे ही तियनशान की आंख खुलती है, उसके सामने बेइचेंग खड़ा होता है। वह कहता है, तुम उठ गई? तियांश कहती है, मैं बस थक गई थी, तुम मेरे लिए चिंतित थे। बेइचेंग थोड़ा अकड़ कर कहता है, कौन कौन तुम्हारे लिए चिंतित होगा? तियनशान उठने की कोशिश करती है और कहती है, तो तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। बेइचेंग हैरान होकर कहता है, क्या अभी सोने का समय नहीं है? तुम कहाँ जा रही हो? तियांश हंसकर कहती है, क्या पति और पत्नी साथ नहीं सोते? बेइचेंग की माँ की मास्टर क्लास। तभी बेइचेंग की माँ फिर से कमरे में आती है। वह तियनशान की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, तियनशान अब कैसी है? फिर वह प्यार से कहती है, तुम बहुत होशियार हो, अब जब शादी का इतना बड़ा मसला हल हो गया है। तियनशान धीमे से कहती है, आंटी, लेकिन बेइचेंग मुझे पसंद नहीं करता। बेइचेंग की माँ हंस पड़ती है और कहती है, ओहो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी तक कोई मोबाइल नहीं है। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इसमें मैंने कुछ प्यारी रोमांटिक फिल्में सेव की हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं। तियनशान उत्सुक होकर कहती है, मुझे और ट्रिक्स बताइए। धन्यवाद आंटी। बेइचेंग की माँ उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, अब तुम मुझे माँ बुलाओ। फिर माँ दुखी होकर कहती है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है कि बेइचेंग की टांगें खराब हैं। तियनशान आत्मविश्वास से कहती है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह ये कहती है, बेइचेंग धीरे धीरे व्हीलचेयर से उठता है और कुछ कदम चलता है। ये देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और कहती है, तियनशान एक छोटी डॉक्टर है, उसने तुम्हें ठीक कर दिया। दूसरी तरफ तियनशान अपने मोबाइल पर एक मूवी देख रही होती है। उसमें दिखाया जाता है कि किस करने से फीलिंग्स और बढ़ती हैं। तियनशान ये देखकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तभी बेइचेंग की माँ उसके पास आती है और कहती है, तियनशान, बेइचेंग कमरे में तुम्हें बुला रहा है, उसे तुमसे कुछ कहना है। अचानक का प्यार। जैसे ही बेइचेंग कमरे में जाता है, तियनशान हवा में उड़ती हुई आती है और जोर से उसे किस कर लेती है। बेइचेंग पूरी तरह से चौंक जाता है। वह गुस्से से कहता है, तुम मुझे काट क्यों रही हो? क्या तुम कोई डॉग हो? तियनशान कहती है, सीक्रेट बुक में लिखा है कि एक दूसरे को बाइट से भावनाएं और बढ़ती हैं, तुम भी मुझे काट सकते हो। फिर वह कहती है, वो सीक्रेट बुक जो तुम्हारी माँ ने दी थी बहुत यूजफुल है। मास्टर कहते हैं कि जब कोई शर्म से ब्लश हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वह किसी से प्यार करता है।
इसलिए शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बेइचेंग और तियनशान, प्यार, गुस्सा और जलन की नई कहानी। बेइचेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तभी तियनशान कहती है, ऊप्स, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो। चलो फिर हम एक साथ सो सकते हैं। बेइचेंग हैरान होकर कहता है, क्या? तियनशान मुस्कुराती है और कहती है, मैं जल्दी से शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊं तो मैं और तेजी से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती हूँ। चैरिटी डिनर की तैयारी सुबह होते ही तियनशान सोचती है, बेइचेंग ने मुझे सही से जवाब क्यों नहीं दिया? शायद मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा अगली बार। फिर वह नीचे जाती है, तभी बेइचेंग की माँ उसे एक अलग कमरे में ले जाती है जहाँ ढेर सारी खूबसूरत ड्रेसेस टंगी होती हैं। माँ कहती है, आज तुम बेइचेंग के साथ चैरिटी डिनर पर जा रही हो। तियनशान की एंट्री बेइचेंग और तियनशान चैरिटी डिनर में पहुंचते हैं। जैसे ही तियनशान एक बड़ी कार से बाहर निकलती है, लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है और हर कोई कहता है वह बहुत ही सुंदर लग रही है, मगर तियनशान हाई हील्स में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। ये देखकर बेइचेंग अपनी सेक्रेटरी से कहता है, इसके लिए फ्लैट हील्स का इंतजाम करो। कुछ ही देर में सेक्रेटरी जूते लेकर आ जाता है और तियनशान अपनी हील्स बदल लेती है। बेइचेंग का भतीजा और तियनशान का गुस्सा दोनों अंदर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में बेइचेंग का नेफ्यू सामने आ जाता है। वह कहता है, अगर तुम नहीं भी आते तो भी मैं यह इवेंट अटेंड कर लेता। मेरा सरनेम लू नहीं है, मगर मेरी माँ लू फैमिली की है। तियनशान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुमने ये क्या कहा? क्या तुम्हारी शू फैमिली में कोई भी नहीं बचा जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स ये सुन लें तो उनके कॉफिन से बाहर आकर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने पड़ेंगे। नेफ्यू उसकी बात सुनकर कहता है, ये लड़की मानसिक रोगी है। क्या ये लू फैमिली की डॉटर इन लॉ है? अब बेइचेंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और गुस्से से भतीजे की तरफ देखता है। अपनी हद में रहो, ये तुम्हारी आंटी है। तियनशान की भविष्यवाणी सच होती है। तियांश भतीजे की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा फॉर्च्यून डार्क दिख रहा है। तुम्हारे सिर के ऊपर एक बर्ड उड़ने वाला है। भतीजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, मगर अगले ही पल एक चिड़िया उसके सिर पर पॉटी कर देती है। तभी एक लड़की आगे आती है और भतीजे के सिर से बर्ड पूप साफ करने लगती है। ये वही लड़की होती है जिसने पहले बेइचेंग से कहा था कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब तियनशान उसकी तरफ देखकर कहती है, अब तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई हो, मगर यह बच्चा बेइचेंग का नहीं है, किसी और का है। चैरिटी डिनर में जलन और प्लानिंग अब तियनशान और बेइचेंग पार्टी में एंटर करते हैं। जैसे ही बेइचेंग हॉल में आता है, बहुत सी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उस पर ड्रिंक गिराने की कोशिश करती हैं। असल में वे सब बेइचेंग को छूना चाहती थीं, मगर तियनशान अपनी पावर्स का उपयोग करके सबको रोक देती है। अब कोई भी बेइचेंग के पास नहीं आ सकता। तभी एक आदमी कहता है, बेइचेंग एक समय का सबसे लोकप्रिय बैचलर था। सभी लड़कियां उसके करीब आना चाहती थीं। अब वह डिसेबल्ड हो चुका है, फिर भी देखो सब उसका पीछा कर रही हैं। तियनशान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह बेइचेंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये सच है? ये सारी लड़कियां तुम्हें किस करना चाहती हैं? इससे पहले कि तियनशान और कुछ कहती, ऑक्शन पार्टी की घोषणा हो जाती है। होस्ट स्टेज पर आता है और कहता है, आज की रात का सबसे एक्साइटिंग पल, जो भी सबसे हाईएस्ट बिड लगाएगा वह अपनी पसंद का डांस पार्टनर चुन सकता है। तभी हॉल के दरवाजे से विंसेंट प्रवेश करता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ विंसेंट है, बेइचेंग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन। दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयां होती थीं। अब वह विदेश से वापस आया है और फिर से बेइचेंग से मुकाबला करने आया है। विंसेंट सीधा बेइचेंग के पास जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी टांगें अब तक सही नहीं हुई, लगता है तुम्हें किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तियनशान गुस्से से विंसेंट की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम्हें भी अपनी टांगें टूटवानी हैं? विंसेंट बेइचेंग से कहता है, बेइचेंग, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया? आखिर तुम्हें एक लड़की का सहारा लेना पड़ रहा है। यह सुनकर पार्टी के लोग धीरे धीरे विंसेंट के बारे में बातें करने लगते हैं। विंसेंट खुद अपनी फैमिली में एक गैरवैध संतान है, उसे किस तरह यह कहने का हक है? विंसेंट फिर भी तियनशान की अपमान करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वह कुछ और कहे, बेइचेंग जोरदार आवाज में बोलता है, यह मेरी पत्नी है और लू फैमिली का हिस्सा है। विंसेंट बेइचेंग की तरफ देखते हुए आत्मविश्वास से कहता है, मैं 30 मिलियन की बोली लगाने वाला हूं और मैं तियनशान को अपना डांस पार्टनर चुनूंगा। ये सुनकर बेइचेंग की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह विंसेंट की तरफ घूरता है और बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करता है, मैं 50 मिलियन ऑफर करता हूँ। सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। बेइचेंग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? वह तो डांस भी नहीं कर सकता। तभी बेइचेंग का भतीजा मजाक उड़ाते हुए कहता है, चाचा तुम विकलांग हो, डांस कैसे करोगे? पैसे बर्बाद मत करो। इस पर कुछ लोग हंसने लगते हैं। विंसेंट भी आत्मविश्वास से कहता है, मजाकिया लहजे में,
अगर तुम डांस नहीं कर सकते तो तुम्हारी पत्नी मुझे डांस पार्टनर के तौर पर चुन लेगी। इसके बाद विंसेंट अपनी बोली और भी बढ़ा देता है, 88 मिलियन तियनशान को डांस पार्टनर बनाने के लिए। और तभी एक अप्रत्याशित पल होता है। बेई चेंग अपनी व्हीलचेयर से खुद उठ जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं, यह कैसे हो सकता है, वह तो चल नहीं सकता था। पार्टी के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। कोई कहता है बेई चेंग की अपनी पत्नी के लिए भावनाएं बहुत गहरी हैं। कोई कहता है वह सिर्फ उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, वह डांस भी करेगा। विंसेंट भी शॉक में होता है। उसके चेहरे पर अविश्वास झलकता है, मगर अब कुछ नहीं कर सकता। बेई चेंग तियनशन का हाथ पकड़ता है और दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। म्यूजिक शुरू होता है और बेई चेंग तथा तियनशन एक परफेक्ट डांस परफॉर्मेंस देते हैं। विंसेंट अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर गुस्सा और ईर्ष्या दोनों होती हैं और वह सोचता है मुझे इसका बदला लेना होगा। तभी बेई चेंग का भतीजा चुपके से फोन पर बात कर रहा होता है। वह उसी इविल स्पिरिट से बात कर रहा होता है जो बेई चेंग के ऑफिस में छुपी हुई है। बेई चेंग का भतीजा इविल स्पिरिट से कहता है, एंटी चिंग, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। इविल स्पिरिट कहती है, ये कैसे हो सकता है? बेई चेंग कैसे उठ गया? भतीजा कहता है, फॉर्मेशन टूट चुकी है, तुम्हें उस चुड़ैल ने घायल कर दिया था, पर अब और भी ज्यादा सावधान रहना, मीटियोराइट्स तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती हैं। इविल स्पिरिट कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़की कहाँ से आई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेई चेंग की मौत करीब है। यह सुनकर ऑक्शन पार्टी में सब लोग एक्साइटमेंट से बिडिंग देख रहे होते हैं। पहले एक वायलिन आर्टिस्ट आता है और लोग उसकी परफॉर्मेंस पर बिड लगाते हैं। सबसे बड़ा बिडर जीत जाता है और वायलिन आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस उसके नाम हो जाता है। इसके बाद एक मशहूर पियानिस्ट आता है जिसे विंसेंट ने हायर किया होता है। बेई चेंग का नेफ्यू मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि बेई चेंग अब कंपनी में नहीं था, इसलिए लू फैमिली ऑक्शन में जीत नहीं सकेगी। पार्टी में बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि लू ग्रुप की रेपुटेशन खतरे में है क्योंकि उनके पास किसी फेमस आर्टिस्ट को हायर करने का ऑप्शन नहीं है। तभी तियनशन आगे बढ़ती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि आजकल के जमाने में पियानो बजाना ओल्ड फैशन्ड हो चुका है। वह अनाउंस करती है कि वह खुद परफॉर्म करेगी और लू फैमिली की तरफ से ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तियनशन कहती है कि अगर कोई चाहे तो मैं उसका फॉर्च्यून बता सकती हूँ, मगर पार्टी में कोई इस बात पर ट्रस्ट नहीं करता। इतने में एक लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि वह अपना फ्यूचर जानना चाहता है। तियनशान उसकी तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ती है और धीमी आवाज में कहती है, तुम्हारे डैड की डेथ हो गई थी जब तुम सिर्फ 3 साल के थे। लड़का शॉक होकर उसकी तरफ देखता है। तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी जब तुम 5 साल के हुए। लड़के के चेहरे पर दुख साफ नजर आता है। जब तुम 8 साल के हुए, तुम्हारी ग्रैंड मॉम ने तुम्हें इल्लीगली किसी और मुल्क ले गई जहां तुमने इल्लीगल बिजनेस स्टार्ट किया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हारी ग्रैंड मॉम भी तुम्हें छोड़कर चली गई जब तुम सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन एक मशहूर म्यूजिशियन ने तुम्हारा टैलेंट नोटिस किया और तुम्हें अपने साथ रख लिया। उस दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी बेस्ट चलती रही। तुम जवानी में मशहूर हो गए, मगर अफसोस तुम्हारी पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं रही। जब तुम 20 साल के हुए, तुम्हारे एडॉप्टिव पेरेंट्स ने भी तुम्हें छोड़ दिया। लड़का शॉक और इमोशनल हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये सब बातें सिर्फ ये लड़का ही जानता था। फिर तियनशान को कैसे पता चली? तियनशान उस लड़के से कहने लगती है, तुम यहाँ परफॉर्म करने नहीं आए, तुम्हें बेई चेंग के नेफ्यू ने पैसे दिए हैं ताकि तुम कंपटीशन जीतकर उसकी मदद कर सको। यहाँ से चले जाओ और बेई चेंग के नेफ्यू के साथ इन्वॉल्व मत हो। अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पार्टी में लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और म्यूजिशियन भी घबराकर सोचने लगता है। तभी तियनशान विंसेंट का फॉर्च्यून बताने लगती है। तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, उससे मिल लो। विंसेंट थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, मेरी टर्म्स अच्छी नहीं है अपनी मॉम के साथ। तियनशान उसकी तरफ देखकर कहने लगती है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अबैंडन नहीं किया था, तुम्हारे वालिद ने उसे मजबूर किया था कि वो तुम्हें छोड़ दे। वो तुमसे मोहब्बत करती थी मगर मजबूरी की वजह से तुमसे दूर हुई। ओनक्शन पार्टी में लोग एक्साइटमेंट से बोले जा रहे होते हैं। कोई कहता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पिछले साल लगी थी। दूसरा आदमी कहता है मिस जियांग ने मिस्टर लू के साथ डांस करने के लिए 5 मिलियन का हाई प्राइस ऑफर किया था। एक और आदमी कहता है इस बार उसने सिर्फ अपने हाथ की 5 उंगलियां उठाई हैं, मतलब 5 मिलियन डोनेट करना है। क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वार्म अप है और वो और ज्यादा हाई नंबर बिड करेगा? तियनशन सोचती है, क्या ये बेई चेंग को इंसल्ट करने की कोशिश है? आसपास लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। अगर किसी ने प्राइस रेज नहीं की तो क्या होगा? पूरी नीलामी पार्टी का माहौल टेंस हो जाता है। सभी ये देख रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी पार्टी में और भी लोग तियनशान के पास आने लगते हैं और अपना फॉर्च्यून पूछने लगते हैं।
हर शख्स जो उसके पास आता है, तियानशान उसका अतीत बता देती है और लोग शॉक तथा हैरान हो जाते हैं कि उसे ये सब कैसे पता चल गया। दूसरी तरफ बेई चेंग का भतीजा एक कोने में ड्रिंक कर रहा होता है, मगर अचानक उस पर एक अजीब सी एनर्जी अटैक कर जाती है। ग्लास जोर से टूट जाता है और उसके हाथ से गिर जाता है। उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। नीलामी पार्टी का होस्ट स्टेज पर आता है और घोषणा करता है, आज की सबसे स्पेशल आइटम कुनलुन माउंटेन के एक मशहूर टाओइस्ट मंदिर के पुजारी ने कुनलुन सेंट की पोर्ट्रेट नीलामी के लिए भेजी है। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तियानशान भी पोर्ट्रेट की तरफ देखती है और अंदर ही अंदर सोचती है, ये पोर्ट्रेट तो मेरी है, क्या मास्टर ने इसे डोनेट कर दिया। होस्ट कहता है, ये पोर्ट्रेट जिस भी फैमिली के पास होगी उसकी सारी फैमिली हेल्दी और ब्लेस्ड रहेगी। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फुसफुसाहटें होने लगती हैं कि यह पोर्ट्रेट कितनी वैल्यूएबल है। जब पेंटिंग बाहर आती है तो तियानशान गुस्से से देखने लगती है और सोचती है, ये पेंटिंग तो टेम्पर्ड लग रही है, ये असली नहीं है और इस पर कोई श्राप भी है। बिडिंग शुरू होती है और लोग आक्रामक तरीके से बोली लगाने लगते हैं। हर कोई इस पोर्ट्रेट को जीतना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी फैमिली के लिए एक आशीर्वाद होगी। दूसरी तरफ बेई चेंग का भतीजा किसी भी हाल में यह पेंटिंग जीतना चाहता है, लेकिन बेई चेंग भी समझदारी से बोली लगाता है। वह जानबूझकर हाई बिड देता जाता है ताकि उसका भतीजा और ज्यादा पैसे खर्च करे। धीरे धीरे भतीजे की बोली डेंजरसली हाई होती जाती है, मगर वह रुकने को तैयार नहीं होता। आखिरकार बेई चेंग का भतीजा सबसे ऊंची बोली लगाकर पेंटिंग जीत लेता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कुछ लोग उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं, लेकिन उसी वक्त तियानशान आगे बढ़कर कहती है, यह पेंटिंग कर्सेड है, ये जहां भी जाएगी उस घर को तबाह कर देगी। ये सुनकर पार्टी में साइलेंस छा जाता है। सभी लोग शॉक में तियानशान की तरफ देखते हैं। बेई चेंग का भतीजा गुस्से से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये सिर्फ तुम्हारी एक चाल है। तियानशान कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पेंटिंग का श्राप हटा दूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और कम पैसे नहीं, बहुत ज्यादा। बेई चेंग का भतीजा नाराज होकर कहता है, मुझे पता था तुम सिर्फ पैसे लेना चाहती हो, ये पेंटिंग कर्सेड नहीं है, तुम बस मुझे मूर्ख बना रही हो। तियानशान अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और पोर्ट्रेट को ठीक कर देती है। जैसे ही पेंटिंग अपनी असली सूरत में आ जाती है, सभी लोग शौक में उसे देखते हैं। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगता है कि यह पोर्ट्रेट तियानशान जैसी ही दिखती है। तियानशान एक कदम आगे बढ़कर कहती है, मैं ही कुनलुन सेंट हूँ। पार्टी में लोग उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। बेई चेंग का भतीजा व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है, ये कुनलुन सेंट क्या है, तुम तो सिर्फ 20 की लगती हो, लेकिन कुनलुन सेंट का लेजेंड तो 1000 साल पुराना है। क्या तुम हमेशा जीतती रहोगी? ये कैसे मुमकिन है? किसी ने कहा, हाँ ये इम्पॉसिबल है, मगर मिसेस लू की फॉर्च्यून टेलिंग एबिलिटी तो बहुत हाई है। पर यह भी तो नहीं हो सकता कि वह कुनलुन की होली मेडन हो। दोसर लोग भी सहमत होने लगते हैं, हाँ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन तियानशान कॉन्फिडेंटली कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करें या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बेई चेंग मुझ पर भरोसा करता है। जैसे ही घर आते हैं, बेई चेंग अपनी माँ से कहता है, मॉम सॉरी हम पोर्ट्रेट घर नहीं ला सके। लेकिन बेई चेंग की माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, हमारी फैमिली की सेवियर तो तियानशान है। यह सुनकर तियानशान हैरान हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। बेई चेंग कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तियानशान मजाक में कहती है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? बेई चेंग कहता है, अब मेरी लेग्स ठीक है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तियानशान अपने फोन पर मूवी देखने लगती है। वह आइडियाज ढूंढने लगती है कि बेई चेंग को कैसे अपने प्यार में गिराया जाए। मूवी का एक इंटीमेट सीन चल रहा होता है और तियानशान उसे देखकर सोचती है, क्या मुझे भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए? जैसे ही बेई चेंग शावर से बाहर आता है, तियानशान उसकी तरफ देखती है और बेई चेंग की बॉडी को छूने लगती है। बेई चेंग कहता है, तुम हमेशा मुझे अपना बना लेती हो, चाहे मैं जितना भी रेसिस्ट करूं। तियानशान कहती है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। बेई चेंग उसके होंठों को सॉफ्टली किस करता है, लेकिन फिर किस डीप होती जाती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। बेई चेंग उसकी तरफ देखकर हैरान होता है, फिर धीरे से उसे अपनी तरफ खींचता है। वह तियानशान को जेंटली हग करता है और उसके होंठों पर एक डीप किस करता है। दोनों इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ बेई चेंग का नेफ्यू इविल स्पिरिट से बात करता है और उसे बताता है, एक तियानशान कुनलुन सेंट है, हम उसे कैसे डिफीट करेंगे? इविल स्पिरिट कहती है, मेरे प्लान को फॉलो करो, सब हो जाएगा। नेफ्यू क्यूरियस होकर पूछता है, क्या तुम श्योर हो? वह सिर्फ एक लड़की है, मगर उसकी पावर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इविल स्पिरिट गुस्से से कहती है, तुम अभी तक नहीं समझे? हर पावरफुल स्पिरिट की एक वीकनेस होती है। तियानशान की वीकनेस बेई चेंग है, हमें सिर्फ उसका दिल तोड़ना है। अगली सुबह बेई चेंग की माँ आती है और कहती हैं, कुछ स्पेशल हो गया लगता है।
तियनशन नीचे आती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल पर ताज़ा नाश्ता पड़ा है। बेचेंग ने उसके लिए पर्सनली खाना बनाया होता है। बेचेंग की माँ हंसकर कहती हैं, लगता है अब बेचेंग को हमेशा तियनशन के लिए कुक करना पड़ेगा। तियनशन एक्साइटेड होकर अलग अलग डिशेस ट्राई करती है क्योंकि उसने कभी इतना डिलिशियस फूड ट्राई नहीं किया होता। बेचेंग तियनशन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम और क्या खाना पसंद करोगी? तियनशन पहला बाइट लेती है और एक्साइटेड होकर कहती है, यह तो बहुत डिलिशियस है, मैंने ऐसे डिशेस कभी टेस्ट नहीं की पहले। उसी समय बेचेंग को कंपनी से एक अर्जेंट कॉल आती है। बोर्ड मीटिंग चल रही होती है जिसमें उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से डिसमिस करने का फैसला लिया जा रहा होता है। बेचेंग और तियनशन जल्दी से ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे ही वे कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हैं, बेचेंग का नेफ्यू कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ उठता है और कहता है, अब मैं कंपनी का नया प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। तियनशन सभी डायरेक्टर्स की तरफ देखती है और महसूस करती है कि ज्यादातर लोग बेचेंग के नेफ्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। वह सोचती है, मुझे किसी तरह मैजिक यूज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेचेंग की तरफ करना होगा। लेकिन बेचेंग शांत रहता है। वह बोर्ड मेंबर्स से कामली कहता है, मैं कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट डील्स अपनी सिकनेस से पहले फाइनलाइज कर चुका था। ये सब मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है, मेरे नेफ्यू का इनमें कोई हाथ नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर भी सहमत नहीं होते। एक वरिष्ठ सदस्य कहता है, लेकिन अब कंपनी को नए नेतृत्व की जरूरत है, हम तुम्हें पद से हटा रहे हैं बेइचेंग। जब सभी लोग बेइचेंग को हटाने वाले होते हैं तभी अचानक विंसेंट वहां आ जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि विंसेंट वहां क्या कर रहा है। विंसेंट कहता है, तियानशान, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से मिल पाया। फिर वह बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखता है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं बेइचेंग के साथ एक बड़ी बिजनेस डील करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। विंसेंट की ये डील लू कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुरंत अपना फैसला दोबारा सोचने लगते हैं। एक डायरेक्टर कहता है, अगर विंसेंट बेइचेंग के साथ काम करना चाहता है तो इसका मतलब है कि बेइचेंग अब भी कंपनी के लिए मूल्यवान है। दूसरा डायरेक्टर कहता है, हाँ, इस डील के बिना कंपनी घाटे में चली जाएगी, हमें बेइचेंग को प्रेसिडेंट बनाए रखना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आखिरकार सभी बेइचेंग को उसके पद पर बनाए रखने का फैसला लेते हैं। बेइचेंग का भतीजा यह देखकर हैरान रह जाता है। वह गुस्से में आ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बेइचेंग गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। अपना भतीजा उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही बेइचेंग ऑफिस से बाहर आता है, एक अजीब सी हवा चलती है। हवा में एक अजीब सी नकारात्मकता महसूस होती है। ईविल स्पिरिट्स और विचेस पहले से ही ऑफिस के बाहर मौजूद होती हैं। बेइचेंग का भतीजा भी बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वह इन बुरी आत्माओं को देखता है वह डर जाता है। एक बुरी आत्मा उसके करीब आती है और ठंडे लहजे में कहती है, तुम हमारी मदद लेने वाले थे लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक और आत्मा कहती है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम बस एक नाकाम इंसान हो। भतीजा तुरंत पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डर होता है। दूसरी तरफ तियानशान बेइचेंग के साथ ऑफिस से बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आती है उसे महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी छठी इंद्रिय उसे खतरे का एहसास कराती है। बेइचेंग कह रहा होता है, मेरा पैर अब ठीक है, लेकिन तियानशान को बुरी आत्माओं और चुड़ैलों की मौजूदगी महसूस हो जाती है। वह तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बेइचेंग को एक कमरे में फ्रीज कर देती है। वह चाहती थी कि बेइचेंग बाहर ना आए वरना वह खतरे में पड़ सकता था। फिर वह अकेले ही बुरी आत्माओं और चुड़ैलों से लड़ने के लिए बाहर निकलती है। एक चुड़ैल कहती है, तुम क्यों चाहती हो कि हम तुम्हारे दुश्मन बने? तुमने बेइचेंग से शादी सिर्फ अपना श्राप खत्म करने के लिए की थी, है ना? तियानशान उसे गुस्से से देखती है और कहती है, अपने काम से काम रखो। लड़ाई शुरू हो जाती है। तियानशान शक्तिशाली जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करती है और एक एक करके सभी बुरी आत्माओं को हरा देती है। चुड़ैलें भी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन तियानशान का अनुभव और उसकी ऊर्जा उनसे कहीं अधिक होती है। लेकिन तभी एक चुड़ैल छुपकर बेइचेंग के पास पहुंच जाती है। वह बेइचेंग पर काले जादू का प्रभाव डाल देती है। अब वह चुड़ैल के नियंत्रण में आ जाता है। जब तियानशान लड़ाई खत्म करके वापस बेइचेंग के पास आती है तो वह देखती है कि बेइचेंग के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके हैं। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। तियानशान यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह सोचती है, शायद मैं सच में बेइचेंग से प्यार करने लगी हूँ। बेइचेंग उस चुड़ैल को अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है उसकी माँ हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर अविश्वास झलकता है। वह आश्चर्य से देखती है कि बेइचेंग एक औरत को अपने साथ लेकर आया है। उसके दिल को यह बात चुभती है।
चुड़ैल आत्मविश्वास से कहती है, मैं बेई छेंग की प्रेमिका हूँ। वह बेई छेंग के करीब आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ तियानशान आ जाती है और वह बिना किसी चेतावनी के चुड़ैल को जोर से मारती है और उसे बेई छेंग के पास से हटा देती है। बेई छेंग की माँ राहत महसूस करती है और तियानशान से कहती है, मुझे पता है बेई छेंग सिर्फ तुमसे प्यार करता है। फिर वह तियानशान के पास आती है और उसे धीरे से सुझाव देती है, तुम एक सेक्सी ड्रेस पहनो और बेई छेंग को रिझाओ। उसका जादू तभी टूटेगा जब तुम उसकी भावनाओं को जागृत करोगी। रात होती है और तियानशान बेई छेंग के कमरे में जाती है। वह एक सेक्सी ड्रेस पहनती है जो उसके शरीर के घुमावदार आकार को उभारती है। वह धीरे धीरे बेई छेंग के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह बेई छेंग के और करीब आती है, बेई छेंग का हाव भाव बिल्कुल ठंडा रहता है। वह चुड़ैल के जादू के प्रभाव में होता है। बेई छेंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। सुबह होती है, सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तियानशान को एक नौकर बताता है कि उसका मास्टर आया है। मास्टर तियानशान से मिलता है और तियानशान हैरानी से उससे पूछती है, आप कब पहाड़ से नीचे आए, पृथ्वी पर कैसे? लेकिन फिर वह बेई छेंग की माँ की तरफ देखता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसकी छेड़खानी वाली प्रवृत्ति सबको चौंका देती है। तियानशान उसे देखकर चिढ़ जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये मेरी माँ जैसी हैं, कृपया इनसे फ्लर्ट न करें। मास्टर हंसी रोकते हुए कहता है, ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी मास्टर की नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है, जो अभी भी घर में होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। ये यहाँ क्या कर रही है? वह गुस्से से पूछता है। तियानशान उसे पूरी कहानी बताती है कि बेई छेंग चुड़ैल के नियंत्रण में है और उसने चुड़ैल से शादी भी कर ली है। मास्टर यह सुनकर जोर से हंसता है और कहता है, तो तुम मुझसे भी आगे निकल गई प्यार करने में? फिर वह कहता है, लेकिन यह तुम्हारा नियत जीवन साथी नहीं है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी चुड़ैल ताने भरे लहजे में कहती है, वैसे भी बेई छेंग तियानशान को तलाक दे रहा है। फिर मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और चुड़ैल को जोर से हवा में उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। वह अपनी शक्तियों से उसे इस दुनिया से भी बाहर भेज देता है, उसी जगह जहां से वह आई थी। तियानशान आश्चर्यजनक भाव से मास्टर की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, क्या सच में बेई छेंग मेरा नियत जीवन साथी नहीं है? मास्टर हंसते हुए कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मास्टर कुनलुन संत अपने यहाँ आने का कारण बताता है और एक पुरानी कहानी साझा करता है। वह कहता है, हजारों साल पहले दुनिया लंबे समय तक शांति में थी। मानवता उन्नति कर रही थी, मगर जब कोई चीज अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है तो उसका उल्टा असर होता है। इसी तरह एक दुष्ट आत्मा उत्पन्न हुई जो लोगों के दिलों और दिमाग से खेलने में बहुत माहिर थी। उसने कई राजाओं के प्रयासों को विफल कर दिया। ये दुष्ट आत्मा हर जगह तबाही मचाने लगी, युद्ध शुरू करवाए और लोगों की हत्या करवाई। कुनलुन ने अपनी शक्ति से यह पता लगाया कि यह सब जेड डेमन की वजह से हो रहा है। कुनलुन और कुछ संतों ने मिलकर जेड डेमन के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। कुनलुन ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और इसे राक्षसी युद्ध कहा गया। युद्ध के समय जेड डेमन दुनिया पर राज कर रहा था। संतों ने जेड डेमन को मारने की कई बार कोशिश की, मगर हर बार असफल रहे। तभी एक छिपा हुआ मास्टर सामने आया। यह मास्टर जेड डेमन को हराने की आखिरी उम्मीद था और संत उसके साथ मिलकर दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ने लगे। अंतिम लड़ाई बहुत तीव्र थी। जेड डेमन घायल हो गया और छिपकर भाग गया। उस युद्ध में एक महिला और वह छिपा हुआ मास्टर अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनकी आत्माएं दोबारा जन्मी। उनका पुनर्जन्म हुआ। तियानशेन को याद आता है कि उस दुनिया में बेई छेंग मर रहा होता है और तियानशेन से कहता है, मुझे डर है कि तुम और मैं जेड डेमन से दोबारा युद्ध नहीं लड़ सकेंगे। वह बुरी तरह घायल हो चुका था, मगर उसे वापस आने के लिए कम से कम 1000 साल लगेंगे। बेई छेंग कहता है, 1000 साल बाद चलो फिर से उससे लड़ते हैं। हम इस जिंदगी में एक साथ नहीं रह सके, अगले जन्म में मिलेंगे। जब मास्टर ये कहता है कि जेड डेमन वापस आ जाएगा क्योंकि तियानशेन और बेई छेंग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं। मास्टर का कहना होता है कि अगर तुम दोनों अलग हो जाओ तो ये तबाही रुक सकती है। वह सुझाव देता है कि तियानशेन अपना नियत जीवन साथी ढूंढे और बेई छेंग उसे तलाक दे दे। यह बात सुनकर बेई छेंग की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वह मास्टर से कहती है, तुम मेरी बहू और बेटे का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? सब लोग भी मास्टर की बात से सहमत नहीं होते। तियानशेन भी उलझन में होती है, मगर उसका दिल बेई छेंग के लिए मजबूत रहता है। तियानशेन बेई छेंग से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी किस्मत क्या है या मेरा पिछला जन्म क्या था, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। बेई छेंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे भी तुम्हारे अतीत या भविष्य की कोई परवाह नहीं है। जो भी होगा हम साथ रहेंगे क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं।
जब बेई चेंग को कॉल आती है कि बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि लू परिवार का आर्थिक विकास पर बुरा असर हो रहा है, तो वह हैरान रह जाता है। ये लोग लू परिवार की कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं। स्थिति गंभीर लगती है, इसलिए बेई चेंग और तियानशेन जल्दी से ऑफिस के लिए निकलते हैं। रास्ते में अचानक एक आदमी उनकी कार के नीचे आने की कोशिश करता है। बेई चेंग घबरा जाता है और तुरंत कार रोक देता है। वह आदमी गुस्से से कहने लगता है, लू परिवार सिर्फ पैसों का भूखा है, इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं देता। ये बहुत भ्रष्ट है। बेई चेंग उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे आर्थिक मदद देने की पेशकश करता है, लेकिन आदमी और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है, तुम लोग मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। इतने में और लोग भी आ जाते हैं जो लू परिवार के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तियानशेन स्थिति समझ जाती है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है। वह उस आदमी पर जादू करती है और वह अचानक सीधा खड़ा हो जाता है और उसका नाटक खत्म हो जाता है। वह माफी मांगता है और भाग जाता है। जब बेई चेंग और तियानशेन ऑफिस के अंदर जाते हैं तो पीछे कुछ गुंडे उस आदमी को पकड़कर डांट रहे होते हैं। वे गुंडे कहते हैं, तुमने बेई चेंग के भतीजे का काम ठीक से क्यों नहीं किया? ये सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जब बेई चेंग और तियानशेन कंपनी के अंदर जाते हैं तो अचानक कुछ भूत उन पर हमला कर देते हैं। हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती है और कंपनी की लाइटें झपकने लगती हैं। तियानशेन तुरंत बेई चेंग की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मगर बेई चेंग रुकने का नाम नहीं लेता। वह बिना किसी डर के भूतों से लड़ने लगता है। उसकी हर चाल ताकतवर होती है और वह एक के बाद एक भूतों को हरा देता है। तियानशेन हैरान रह जाती है कि वह बिना जादुई शक्तियों के इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। आखिरी भूत भी चीखता है और हवा में गायब हो जाता है। तभी एक और आवाज सुनाई देती है। बेई चेंग का भतीजा अंदर आता है। तियानशेन उसे गुस्से से देखती है और तुरंत कहती है, तुम एक गद्दार हो। जब विंसेंट भी वहां आता है तो वह सबको चौंका देता है जब कहता है, मैं राक्षसों के साथ मिल गया हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे मेरी माँ को दोबारा जिंदा कर देंगे। उस वक्त विच एक स्पेल पड़ रही होती है। हवा तेज हो जाती है और अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। विच जोर से बोलती है, हम आपकी बात हमेशा मानेंगे, जेड डेमन लॉर्ड को वापस बुला दें। तियानशेन विच की तरफ गुस्से से देखती है। विच उसकी तरफ स्माइल करती है और कहती है, ये स्पेल मैंने बेई चेंग के लिए बनाया है। तियानशेन, तुम अब किसी पछतावे के बिना मर जाओगी क्योंकि तुम्हें बेई चेंग मारेगा। विच एक स्पेल कास्ट करती है और बेई चेंग के दिमाग पर अपना नियंत्रण ले लेती है। वह गुस्से से अपनी नाइफ उठाता है और तियानशेन की तरफ बढ़ता है। तियानशेन शॉक में होती है। वह देखती है कि बेई चेंग उसे स्टैब करने वाला है, लेकिन एक सेकंड के अंदर बेई चेंग अपनी ताकत इकट्ठी करता है और स्पेल के नियंत्रण को तोड़ देता है। उसकी बजाय वह विच को स्टैब कर देता है। विंसेंट अपनी माँ की डेड बॉडी के पास बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह मॉन्स्टर्स से गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे वादा लिया था, मेरी माँ को वापस जिंदगी दो। तभी जेड डेमन हवा में तेज तूफानों के साथ आता है। उसकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है कि सब जगह अंधेरा छा जाता है। तियानशेन उसके सामने खड़ी होती है। जेड डेमन हंसता है और कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? हा हा हा, तुम्हारी जुबान पहले की तरह तेज है। तियानशेन गुस्से से देखती है और जवाब देती है, इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, मैं मर नहीं सकती। जेड डेमन उसकी बात सुनकर स्माइल कर देता है, बकवास बंद करो, चलो मुकाबला करते हैं। हवा और तेज हो जाती है। जेड डेमन कहता है, ऐसा लगता है कि हजारों साल बाद भी बेई चेंग यहाँ जिंदा है। तियानशेन, तुम अकेली मुझे हरा सकती हो। इससे पहले कि तियानशेन अटैक करे, विंसेंट जेड डेमन के सामने गिरता है और चीखता है, मुझे मेरी माँ वापस दो, मैंने तुम्हारी बात मानी थी। जेड डेमन विंसेंट को गुस्से से देखता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। तियानशेन का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। उसकी जादुई शक्तियां पूरी ताकत पर पहुंच जाती हैं। वह जोर से एक पावरफुल अटैक करती है जो जेड डेमन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जेड डेमन चीखता है और हवा में घुल जाता है। जेड डेमन के खत्म होते ही एक ब्राइट लाइट विंसेंट की माँ के ऊपर आती है और वह धीरे धीरे जिंदा हो जाती है। विंसेंट की माँ अपनी आंखें खोलती है। वह हैरान होती है और तियानशेन की तरफ देखती है। वह स्माइल करती है और कहती है, तियानशेन, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलाया, तुम्हारा शुक्रिया। मास्टर बैठा होता है और बेई चेंग की माँ उससे कहती है, मेरे बेटे को दुआ दो, उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें हों। मास्टर जवाब देता है, सेंट तियानशेन मेरा स्टूडेंट है, तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। बेई चेंग की माँ गुस्से से कहती है, तुम अभी भी उसके मास्टर हो, फिर तुम खुद जाकर डेविल से लड़ने क्यों नहीं गए? मास्टर मजाक करता है और कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। बेई चेंग की माँ गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर कहता है, सेंट की ब्लेसिंग चाहिए तो मुझे मनाना पड़ेगा। इतने में तियानशेन आती है और मास्टर को अपना फोन देती है। मास्टर फोन देखता है और उस पर इंटीमेट मूवीज प्ले हो रही होती हैं। वह देखते ही बेई चेंग की माँ की तरफ देखने लगता है और उसको किस करने की कोशिश करता है।
बेई चेंग की माँ बहुत गुस्से में मास्टर को जोर से मारती है और उसे घर से भगा देती है। मास्टर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मुझे और भी काम है, पहले मैं चलता हूँ, गुस्सा मत होना। बेई चेंग की माँ पैकिंग कर रही होती है और कुनलुन माउंटेन के टेम्पल जाने की तैयारी कर रही होती है। बेई चेंग और तियानशेन उसे कार तक छोड़ने जाते हैं। बेई चेंग अपनी माँ से कहता है, मॉम, क्या आप माउंटेन क्लाइंब कर पाएंगी? उसकी माँ कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बेई चेंग की माँ माउंटेन पर पहुंचती है, वहां मास्टर खड़ा होता है। वह उसे देखते ही फ्लर्ट करने लगता है। बेई चेंग की माँ गुस्से से मास्टर को देखती है और कहती है, ओल्ड मैन, सिर्फ कुछ दिन नहीं मिले और अभी से फ्लर्टिंग शुरू कर दी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहकर वह मास्टर के पीछे भागती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मास्टर दूर भागता है और बेई चेंग की माँ उसके पीछे भागती है। और यही हमारी कहानी का अंत होता है।